ईरान वॉर में 15 दिनों का संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। ये आग फिर से भड़क सकती है अगर शर्तों पर बात नहीं बनी। फिर क्या होगा? ये शर्तें क्या हैं? इन शर्तों को मनवाना मुश्किल क्यों है? अब तक की लड़ाई का हासिल क्या रहा और आगे क्या क्या हो सकता है? इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे। ये पोस्ट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मंगलवार यानी 7 अप्रैल को पुल और पावर प्लांट्स दिवस होगा। ऐसी तबाही पहले किसी ने नहीं देखी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलो या मैं तुम लोगों को नर्क में पहुंचा दूंगा। ट्रंप ने गालियां भी लिखी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और वो ईरान से एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे थे। इस पोस्ट से उनकी हताशा साफ झलक रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा सनक भरी पोस्ट अभी बाकी थी। 7 अप्रैल को ट्रंप ने पोस्ट किया, आज की रात एक पूरी सभ्यता खत्म होगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ट्रंप ने इसकी डेडलाइन 7 अप्रैल की रात 8 बजे की रखी थी। भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल की सुबह 5:30। लेकिन ट्रंप खुलेआम ईरान को मिटाने की धमकी क्यों दे रहे थे? वो सीधे तौर पर जनसंहार, जेनोसाइड की बात क्यों कर रहे थे? उस लक्ष्य के लिए जिसे ट्रंप ने पहले दिन ही पूरा कर लिया था। है ना अजीब बात? लेकिन यही तो ट्रंप होने की आयरनी है। अब ये समझते हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करके हासिल क्या करना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत 4 पॉइंट्स से की थी। नंबर 1, ईरान में सत्ता परिवर्तन। नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लिमिटेशन। नंबर 3, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर फुल स्टॉप। नंबर 4, प्रॉक्सी ग्रुप से रिश्ता खत्म। लेकिन 40 दिनों की लड़ाई में उनका मकसद कई बार बदला। कैसे और क्या उनका कोई मकसद पूरा हो पाया? एक एक कर इसे समझते हैं। नंबर 1, ईरान में सत्ता परिवर्तन। अमेरिका और इस्राइल पहले दिन से ही इस पर काम कर रहे थे। पहले अटैक में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उनके बाद सरकार, आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स को मारा गया। अमेरिका इस्राइल को ये उम्मीद थी कि इससे सरकार कमजोर हो जाएगी, फिर आम लोग विद्रोह कर देंगे और वे ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की अधिकांश जनता अमेरिका इस्राइल के हमले के खिलाफ हो गई। 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों ने जंग में शहीद होने के लिए रजिस्टर कराया। ये ईरान की कुल आबादी का 16% है। ईरान सरकार के खिलाफ कहीं कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा गया। जंग से पहले आम लोगों में जो नाराजगी थी वो भी कम हो गई। ये उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन गया था। अब जबकि युद्ध विराम हुआ है, अमेरिका को उसी सरकार के साथ बैठना पड़ रहा है जिसको बदलने की उसने कसम खाई थी। यानी पहला मकसद तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा अमेरिका में ट्रंप पर महाभियोग लगाने और इस्राइल में नेतन्याहू को हटाने की मांग शुरू हो गई। दूसरा पॉइंट था ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम को लिमिट करना। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं जो आसानी से इस्राइल तक पहुंच रही हैं। इस रेंज में अमेरिका के वेस्ट एशिया में मौजूद मिलिट्री बेसेस भी शामिल हैं। हालिया जंग में इन मिसाइलों और ड्रोन्स की क्षमता दिखी भी है। इस्राइल इनको अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसलिए इन पर लगाम लगाना अमेरिका और इस्राइल के वॉर गोल्स में शामिल था। ईरान ने सिचुएशन से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी मिसाइलें और ड्रोन्स पहाड़ों के अंदर सुरंगों में छिपा दिए थे और जंग शुरू होते ही अपने लॉन्चर्स भी फैला दिए थे। इसके चलते वे अमेरिका इस्राइल के हमलों के बावजूद बचे रह गए। जिस दिन संघर्ष विराम का ऐलान हुआ है, उस वक्त भी ईरान आसानी से अपने टारगेट्स हिट कर रहा था। रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के पास 2/3 जखीरा भी सुरक्षित रखा है। वो इसको कतई लिमिट नहीं करना चाहेगा। पॉइंट नंबर 3, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था। इनका एनरिचमेंट लेवल 60% था। अगर ये 90% तक एनरिच किया जाता तो उससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते थे। जब जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी, उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि ईरान अब कई बरसों तक परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। फिर भी ईरान की क्षमता खत्म नहीं हुई थी। फरवरी 2026 के नेगोशिएशन में भी परमाणु हथियार का मुद्दा जोरों शोरों से छाया रहा। नेगोशिएशन के टाइम ईरान एनरिच्ड यूरेनियम हटाने के लिए तैयार हो गया था। फिर भी अमेरिका और इस्राइल ने उस पर हमला कर दिया। वे मिलिट्री अटैक के जरिए एनरिच्ड मटेरियल को निकालने और खत्म करने की बात करने लगे, लेकिन 40 दिनों के बाद भी उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। अब जबकि ईरान का अपर हैंड है, कम संभावना है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करेगा। उसका दावा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है। वो अगर परमाणु हथियार नहीं बनाता है, फिर भी वो यूरेनियम एनरिचमेंट को डेटरेंट की तरह
इस्तेमाल कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, ईरान के समर्थक प्रॉक्सी ग्रुप्स को डीमिलिटराइज करना। वेस्ट एशिया में कई ऐसे विद्रोही गुट हैं जिन्हें ईरान पैसे और हथियार देता है। इसके अलावा विचारधारा पर भी उनका आपसी तालमेल है, जैसे गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में कातिबिया हिजबुल्लाह आदि। ईरान वॉर शुरू होने से पहले तक ये गुट शांत थे। गाजा वॉर के दौरान इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती को भी भारी नुकसान पहुंचाया था और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन हालिया जंग में हिजबुल्लाह ने वापसी की है। इसराइल के साथ उसकी भीषण लड़ाई चल रही है। यमन और इराक के विद्रोही गुट खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपोर्टर यानी ईरान अभी भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। इसलिए इन ग्रुप्स को डीमिलिटराइज करना आसान नहीं होगा। 5वां पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते से दुनिया की कुल ऊर्जा जरूरत का 20% माल सप्लाई होता है। भारत के मामले में ये निर्भरता 50 से 80% तक बढ़ जाती है। ईरान वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला हुआ था, सारी चीजों की सप्लाई बड़े आराम से हो रही थी। लेकिन अमेरिका इसराइल के हमले के बाद ईरान ने इस रास्ते का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसने चुनिंदा देशों को जहाज ले जाने की इजाजत दी, बाकियों के लिए रास्ता बंद हो गया। बाकियों में अमेरिका, इसराइल और उसके सहयोगी देश आते हैं। अमेरिका और इसराइल की तो उतनी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन उनके पार्टनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। हॉर्मुज बंद होने से उनके यहाँ तेल और गैस के दाम बढ़ने लगे, बाकी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा। ये चीजें ट्रंप के लिए भी मुसीबत लेकर आईं, क्योंकि ट्रंप सबसे शक्तिशाली होने का दावा करते हैं और वो अपने सहयोगी देशों के लिए रास्ता नहीं खुलवा पा रहे थे। फिर उन पर भरोसा कौन करेगा? ये उनकी इमेज खराब करने लगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप ने अलग अलग धमकियां भी दी। उन्होंने पहले नेटो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन नेटो ने जंग में शामिल होने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि आपने ये रायता फैलाया है, आप खुद समेटो। फिर ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो निकल जाएंगे, जिसको तेल और गैस लेना है वो सिक्योरिटी की व्यवस्था खुद करे। फिर उनका स्टेटमेंट आया कि हम ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, लेकिन ट्रंप ने ना तो ग्राउंड इन्वेजन किया और ना छोड़कर गए। ईरान में सेना उतारने से कैजुअलिटी बढ़ने का खतरा था, जबकि हॉर्मुज का सॉल्यूशन नहीं देने से साख बिगड़ने का डर था। वेस्ट एशिया और यूरोप में अमेरिका का वर्चस्व एक झटके में खत्म हो सकता था, इसलिए उनसे न निगलते बन रहा था और न उगलते। आखिर में उनको संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा। ये संघर्ष विराम काफी हद तक ईरान के मुताबिक हुआ है। ईरान 15 दिनों के लिए हॉर्मुज खोल रहा है, बाकी शर्तों पर उसने हामी नहीं भरी है। अब ये जानते हैं कि संघर्ष विराम समझौता हुआ कैसे। इस समझौते में पाकिस्तान मीडिएटर बनकर उभरा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं, उन दोनों की सीमा भी आपस में मिलती है। जबकि ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कई बार तारीफ की है। उन्होंने एक दफा मुनीर को अपना फेवरेट जनरल भी बताया था। पाकिस्तान पिछले 15 से 20 दिनों से दोनों के बीच मैसेंजर का काम कर रहा था। ट्रंप द्वारा ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी के बाद नेगोशिएशन की कोशिशें तेज हुई। 7 अप्रैल की आधी रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि डिप्लोमेटिक बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द अच्छा नतीजा निकलेगा। शरीफ ने अपने पोस्ट में 2 अपील भी की थी। पहली अपील ट्रंप से थी कि वो डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दें, और ईरान से गुजारिश की गई थी वे इसी अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें। फिर रात के 2:30 बजे पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने एक पोस्ट कर उम्मीद बढ़ा दी। उन्होंने लिखा कि बातचीत क्रिटिकल और सेंसिटिव स्टेज में है। इसके 2 घंटे बाद शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम पर सहमति की घोषणा कर दी। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप की सभ्यता मिटाने की डेडलाइन से पहले यह समझौता हो चुका था और इस तरह एक बड़ा संकट टल गया। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें रखेंगे। अगर उनके बीच सहमति बन गई तो कुछ समय के लिए वेस्ट एशिया में शांति आ सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ईरान सरकार ने अपनी मांगे पब्लिक नहीं की हैं, लेकिन उनके कुछ ऑफिशियल हैंडल्स और सरकारी मीडिया ने थोड़ा थोड़ा इशारा दिया है। इसके मुताबिक ईरान की 10 डिमांड्स कुछ इस तरह हैं। अमेरिका भविष्य में ईरान पर हमला नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की सेना के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को मान्यता देनी होगी। ईरान के खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाना होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को खत्म करना होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव भी हटाने होंगे। वेस्ट एशिया में सभी मिलिट्री बेसिस से अमेरिका अपने सैनिक हटा लेगा। जंग में ईरान को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा। ये पैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूला जाएगा। विदेशों में ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा।
इन सारी शर्तों को सिक्योरिटी काउंसिल में पास कराकर लागू किया जाएगा। इनमें से कई डिमांड्स ऐसी हैं जिन्हें अमेरिका पहले ही खारिज कर चुका है, जैसे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट और वेस्ट एशिया से सैनिक हटाना। इन पर अमेरिका आसानी से राजी नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से जैसे बयान सामने आए हैं, उनसे यही लगता है कि उनको जो डिमांड्स भेजी गई हैं वे लीक्ड शर्तों से अलग हैं। ट्रंप ने युद्ध विराम अनाउंस होने के बाद कहा कि ईरान की शर्तों पर नेगोशिएट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछली असहमतियां खत्म हो चुकी हैं और अगले 2 हफ्तों में फाइनल डील हो जाएगी। हालांकि अभी भी शांति का दावा करना जल्दबाजी होगा। ट्रंप ने कई बार दोहराया है कि अगर डील नहीं हुई तो जंग का विकल्प खुला है। उधर ईरान ने कहा कि युद्ध विराम का मतलब जंग का अंत नहीं है। हमें अमेरिका और इसराइल पर भरोसा नहीं है। हमारी उंगलियां हर समय ट्रिगर पर रहेंगी। दुश्मन की किसी भी गलती का करारा जवाब दिया जाएगा। इस जंग की तीसरी पार्टी है इसराइल। वो भी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। इसराइल ने अगले 2 हफ्तों तक ईरान पर हमला न करने का वादा किया है, लेकिन वो लेबनान में हमला बंद नहीं करेगा। ये फाइनल डील के रास्ते का बड़ा कांटा बन सकता है। और क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? पहली रुकावट तो नेगोशिएशन टेबल पर आएगी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मैक्सिमम प्रेशर थोपने की फिराक में हैं। उन्हें कम से कम घाटा सहकर ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना है। इसके लिए किसी एक पक्ष को संयम रखना होगा, उसे सामने वाले को लेवरेज देना होगा, यानी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज अस्तित्व का सवाल बन जाता है तो समझौता होना मुश्किल है। मान लीजिए कि शांति समझौता हो गया, तब उसको अप्लाई कराने की बात आएगी। ईरान से तो शर्तें मनवाना आसान है, लेकिन अमेरिका से गारंटी कौन दिलवाएगा? उसको शर्तें मानने के लिए कौन मजबूर करेगा? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। तीसरा पॉइंट इसराइल से जुड़ा हुआ है। अगर इस पॉइंट पर युद्ध खत्म होता है और इसमें ईरान अपनी शर्तें भी मनवा लेता है तो इसको ईरान की जीत की तरह देखा जाएगा। ऐसे में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें काफी बढ़ जाएंगी। उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। इस साल इस्राएल में चुनाव भी हैं। नेतन्याहू अपना करियर बचाने के लिए जंग शुरू करने वाले नेताओं में से रहे हैं। वो ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। उस स्थिति में कोई भी शांति समझौता बेकार हो सकता है। इस समय कई किंतु परंतु हवा में तैर रहे हैं, लेकिन शांति की आशा पैदा हो रही है। इसका स्वागत होना चाहिए। भारत सरकार ने भी युद्ध विराम का स्वागत किया है। उम्मीद करें कि इस छोटी सी किरण से पूरा सूरज निकले। यही पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। आप सीज फायर डील के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा काम ठीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक कुमार। मैं दिव्यांशी सम्राट अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।